नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अब हमारे यूपी पैट का नोटिफिकेशन आ गया है और ये जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये हमारी यूपी पैट की क्लास होगी जो टारगेट 2026 पर होगी, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ गया है। जल्द ही पैट के फॉर्म पड़ने लगेंगे तो हमें अपनी तैयारी को गति दे देनी चाहिए, जिससे हमें कोई जो है प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर जितना ही हम पीछे रह जाएंगे उतना ही हमें आगे ज़्यादा परेशानी होगी। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं आपकी पॉलिटी। और पॉलिटी में आप ध्यान रखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है क्या। तो हमें क्या शुरू कर रहे हैं आज हम? भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था। देखिए, भारतीय राज व्यवस्था है क्या? जब अंग्रेज भारत में पूरी तरह स्थापित हो चुके थे, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर युद्ध, दोनों ही युद्ध जब अंग्रेजों ने जीत लिए तो अंग्रेज अब कानून बनाने की स्थिति में आ गए। अंग्रेज अब किसकी स्थिति में आ गए? कानून बनाने की स्थिति में आ गए। और जब कानून बनाने की स्थिति में आ गए तो सबसे पहला उन्होंने कौन सा रेगुलेटिंग लिया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें लिखिए, पहला है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा यह कानून लाया गया। अब देखिए, जब यह कानून लाया गया तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो क्या हैं? सबसे पहला, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। ऐसे पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स बने। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के
अधीन कर दिया, अमल के अधीन कर दिया। तो देखिए क्या हुआ, पहले में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वारेफ हैफ्टंगस बने, और तथा मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य कर दिए गए। अब 4 सदस्य क्या करेंगे, वो जो शासन चल रहा है उस शासन में मदद करेंगे, उस शासन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। अगला, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा टिम्पे थे। देखिए कलकत्ता में क्या किया गया, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा टिम्पे। जैसे आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश के फैसले करता है, ऐसे ही उस समय कहाँ स्थापित किया गया, उस समय कलकत्ता में स्थापित किया गया, और जिसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर एलिजा टिम्पे एवं 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। उसमें क्या है, इसके अलावा उनमें अन्य 3 न्यायाधीश भी थे। जैसे अभी वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है, कुल मिलाकर 34 हैं। इसी प्रकार उस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जिसके तहत राजस्व, नागरिक, सैन्य, मामले देखे जाएंगे। देखिए कंपनी ने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे हम हिंदी में कह देंगे निदेशक मंडल, एक निदेशक मंडल बनाया, जिसके तहत जैसे राजस्व का मामला है, जो राजस्व आता था कंपनियों से, खेतों से, किसानों से, जो राजस्व आ गया, नागरिक, नागरिक का मतलब हमारी और आपकी, सैन्य, सैन्य का मतलब जो कंपनी की सेना थी उस समय, जो युद्ध लड़ने के लिए सेना थी, सेना तो हर समय जरूरत रही देश की, तो इनके मामले को देखेगा, इनमें कोई समस्या आ रही तो उसको सुलझाएगा, कोई नया काम होना है तो उसको करेगा। तो इस तरह कंपनी ने ये किया। इसके अलावा इस अधिनियम ने कंपनी के
मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की तथा कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से रिश्वत लेने और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, इस अधिनियम ने क्या किया कि कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की। सबसे पहला यह कानून आया कि जो कंपनी थे उसके मामले पर ब्रिटिश सरकार ने कहां से, लंदन से क्या किया कि कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण की शुरुआत कर दी। नियंत्रण का मतलब ये कि कंपनी कोई भी गलत काम न करे। तो कंपनी के कर्मचारियों क्या, भारतीयों से रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और निजी व्यापार पर कोई भी जो है ब्रिटिश सरकार का कर्मचारी यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकता। जैसे हमारी सरकार भी करती है, कोई भी सरकारी नौकरी वाला कोई व्यापार नहीं कर सकता कि जिससे वो क्या करेगा, फिर रिश्वतखोरी करेगा। और हमारे यहाँ भी देखो, जो भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं उन पे क्या रिश्वत लेने पे प्रतिबंध है, फिर भी लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, सरकार ने उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी बनाई है, जो अगर भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े गए तो आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, इस एक्ट के बाद एक आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। देखिए, इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। अब कभी प्रश्न पूछ लेगा कि कौन से अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था, तो आपको ध्यान आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। प्रधानमंत्री जी का नाम क्या था, विलियम पिट द यंगर। इस नियंत्रण बोर्ड में 6 सदस्यों, जिसमें 2 ब्रिटिश व 4 प्रिवी काउंसिल को नियुक्त किया गया। देखिए, इस नियंत्रण बोर्ड में क्या हुआ, 6 सदस्यों, 2 ब्रिटिश सरकार का मतलब जो ब्रिटिश की सरकार थी उससे 2 सदस्य लिए गए। और प्रिवी काउंसिल क्या थी कि इंग्लैंड में राजाशाही चलती है और आज भी राजाशाही है। आज भी वहां राष्ट्रपति नहीं होता, क्या होता है, राजा होता है। तो वहां के जो प्रिवी काउंसिल से क्या, राजा की जो समितियां थी, राजा की जो काउंसिल थी उसको प्रिवी काउंसिल बोलते थे। उस प्रिवी काउंसिल से कितने, 4 सदस्यों को लिया गया और एक एक्ट में रखा गया।
भारत में कंपनी के मामलों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी। क्या किया? भारत में कंपनी के मामलों का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के लिए बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखिए, जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसका सीधा सा मामला था कि कंपनी के मामलों का मार्गदर्शन, कि कंपनी के मामलों का मार्गदर्शन करें। कंपनी जो काम कर रही है उसमें ऊपर से उसको समझाया जाए कि किस प्रकार से काम करना है। मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? उसको सही रास्ता दिखाना। और पर्यवेक्षण का मतलब है कोई गलत काम ना कर रहे हों, इसके लिए बोर्ड की एक स्थापना की गई। निदेशक बोर्ड में केवल व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन का प्रावधान था। जैसा कि हमने बताया कि जो हमारे निदेशक बोर्ड हैं, तो निदेशक बोर्ड में केवल व्यापार और वाणिज्य से संबंधित जितने व्यापार का मतलब जो हमारा व्यापार चलता है, और वाणिज्य का मतलब जो हमारा विदेशों से व्यापार चलता है, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन, जो व्यापार और वाणिज्य से मुद्दों का प्रबंधन होगा, उसी का प्रावधान फिर बोर्ड में किया गया। तो आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। अगला, चार्टर अधिनियम 1793। अब देखिए, एक अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम 1793। अब यहाँ क्या हुआ? भारतीयों का मतलब जो भारत की जनता है, भारतीयों का मतलब जो भारतीय जनता है, भारतीयों के अधिकारों, व्यक्तित्व और संपत्ति को संबोधित करने के लिए एक नियमित विनिमय संहिता की शुरुआत की गई। भारतीयों के अधिकारों, व्यक्तित्व और संपत्ति को संबोधित करने के लिए एक नियमित विनिमय संहिता की शुरुआत की गई। नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन भारतीय
राजस्व से दिया जाएगा। तो क्या, नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब देखिए, चार्टर अधिनियम 1793 में दो प्रावधान किए गए। पहला कि भारतीयों के अधिकारों, उनका जो अधिकार है, उनका व्यक्तित्व, जो उनके बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और संपत्ति को संबोधित करने के लिए एक नियमित विनिमय संहिता शुरू की गई कि अंग्रेजों की नज़र भारतीयों की संपत्ति पर रखी रहती थी, तो उसके लिए भी एक प्रावधान किया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया, नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों और सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो भारत से राजस्व प्राप्त होगा कंपनी को, जो कंपनी को भारत से राजस्व प्राप्त होगा, उससे जो कर्मचारी हैं कंपनी के और जो सदस्य हैं उनका वेतन दिया जाएगा। अब देखिए, भारत का राजस्व है, लेकिन वेतन किसको दिया जाएगा? इंग्लैंड के कर्मचारियों को। तो यही तो अंग्रेजों की लूट थी। अब आइए, चार्टर अधिनियम 1813 अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। अधिनियम ने क्या किया? भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। जो ये चार्टर अधिनियम 1813 जो आया, इसमें क्या किया? इस अधिनियम ने भारत में, जो भारत के अंदर ब्रिटिश संपत्ति पर, भारत में जो ब्रिटिशों ने संपत्ति खरीद ली थी, उस पर क्राउन का मतलब रानी का, जो वहां राजा रानी चलते थे, क्राउन का मतलब रानी की संप्रभुता का दावा किया कि ये रानी की संपत्ति है। अब देखिए, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। अब इसने क्या है? इसने भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। किसको? ईसाई मिशनरियों को। जो ईसाई धर्म के लोग थे, वो भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। देखिए, भारतीयों की शिक्षा के लिए कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। अब इसने क्या कर दिया कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग उस समय क्या थे? अंग्रेजों के विरोध में आ रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो उसके लिए क्या किया गया कि 1 लाख रुपए खर्च करेगी। किसमें? वर्ष में। अब देखिए, स्थानीय सरकारों, जो स्थानीय सरकार थी, छोटी छोटी, जैसे हमारी नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती हैं, ऐसी स्थानीय सरकारों को, किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की थी। स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में लोगों पर कर लगाने का अधिकार दिया। अब देखिए, ये कानून देखिए, स्थानीय सरकारों को, जो वहां की स्थानीय सरकार थी, जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका है और ये सब है, स्थानीय सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का, उसका जितना भी अधिकार क्षेत्र था, जहां तक वो फैसले दे सकता था, वहां के लोगों पर क्या? कर लगाने का अधिकार दिया। किसने दिया? कंपनी ने दिया। तो ये भी जो था, क्या था? जनता के दमन का एक तरीका था। अब देखिए अगला,
इस अधिनियम ने कितने हो गए थे इधर, 4 हो गए थे। इस अधिनियम ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। देखिए, इस अधिनियम ने चाय के व्यापार, अब देखो ये जो 1813 का अधिनियम ही चल रहा है, इसने क्या किया, चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, बाकी सभी क्षेत्रों पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब और भी लोग व्यापार कर सकते हैं, अकेले ही ये कंपनी व्यापार नहीं करेगी, और भी लोग व्यापार कर सकते हैं। अगला है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या है, देखिए अब नया कानून आ गया 1833 में। अभी ये कानून 20 साल बाद चल रहे, जैसे 1793 में आया, फिर कब आया 1813 में 20 साल बाद, फिर 1813 के बाद किस में आया 1833, ये भी 20 साल बाद, इसके बाद कब आएगा 1853 में। तो 1853 बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। ऐसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। अब देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में अभी तक कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। अब इसको क्या गया, अब इसको पुनर्गठित किया गया। अब इसको जो है गठित किया गया, जिसमें चौथे
सदस्य के पास सीमित शक्तियाँ थीं। गवर्नर जनरल के पास भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों पर विधायी शक्तियाँ थीं। सभी क्षेत्रों पर क्या थीं? विधायी शक्तियाँ थी। विधायी का मतलब होता है कानूनी शक्तियाँ। अब देखो क्या है इसमें, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्यों को शामिल करने के लिए 4 सदस्य थे, जिसमें चौथे सदस्य के पास सीमित शक्तियाँ, मतलब कुछ लिमिटेड ही शक्तियाँ थीं। और गवर्नर जनरल के पास क्या थी? विधायी या कानूनी शक्तियाँ थीं। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत कंपनी के चाय व चीन के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया। अब चाय और चीन के साथ भी व्यापार को समाप्त कर दिया। क्या था? कंपनी का एकाधिकार था, उसको भी समाप्त कर दिया। अगला, भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की और लॉर्ड मैकाले को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यह पहला अधिनियम था जिसने भारतीयों को जन्म, रंग, धर्म या नस्ल के बजाय योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में प्रवेश की अनुमति दी। अभी क्या था, इसने क्या किया कि भारतीय अधिनियम ने क्या किया, भारतीयों को जन्म, रंग, धर्म
इस अधिनियम ने क्या किया, भारतीयों को जन्म, रंग, धर्म या नस्ल के बजाय योग्यता के आधार पर सरकारी सेवाएं प्रवेश करने की अनुमति दी कि आप किसी जात या धर्म को नहीं दे सकते, आप सबको नौकरियां देंगे। तो यहां तक समझ में आया। अब अगला अधिनियम है, और ये ध्यान रखना, ये जितने भी अधिनियम आ रहे हैं अभी, ये सब कितने साल बाद आ रहे हैं? 20 साल बाद आ रहे हैं। चार्टर अधिनियम 1853। अब जो चार्टर अधिनियम है 1853, इस अधिनियम में कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के लिए कोई समय विधि निर्दिष्ट नहीं की गई। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। देखिए, इस अधिनियम में कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के लिए कोई समयविधि से निर्दिष्ट नहीं की गई। इसका मतलब यह था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी समय कंपनी का शासन समाप्त कर सकती है। तो अर्थ क्या था कि कोई समय निर्दिष्ट नहीं की गई कि इस अधिनियम को कब अगले लाया जाएगा, और कह दिया गया कि कंपनी के मामलों को ब्रिटिश सरकार किसी भी समय समाप्त कर सकती है, कंपनी के अधिकारों को ही समाप्त कर सकती है। अगला, अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग कर दिया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी का मतलब जो कानूनी कार्य हैं, और कानूनी कार्य अलग है। जैसे कार्यकारी में पुलिस आ गई, डेली के यूज की चीजें हैं, हमारे पुलिस की है, पुलिस का तो हमें डेली सुरक्षा चाहिए। इसी प्रकार हमारे खान पान की चीजें हैं, हमारे रहन सहन की चीजें, ये क्या हो गई, ये डेली की चीजें हो गई, तो ये कार्यकारी हैं। और विधायी का मतलब है जो कानूनी है, जो कानून के मुकदमे हैं, इनको अलग अलग कर दिया। क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। अगला, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई
स्थापना की गई, जिसमें 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। जिसमें क्या है, 6 नए सदस्यों को जोड़ा गया। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। एक केंद्रीय विधान परिषद, जैसे अभी हमारे सभी राज्यों में विधान परिषद है, देश में राज्यसभा है, ऐसे ही अंग्रेजों ने एक केंद्रीय विधान परिषद की जो है स्थापना की और 6 नए सदस्यों को उसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। साथ ही संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। अब इसके साथ साथ क्या हो गया, संसदीय प्रणाली की शुरुआत की गई। संसदीय प्रणाली का मतलब है जहां जनता का शासन हो, जहां जनता के प्रतिनिधि हों। और जब विधान परिषद की स्थापना की गई तो ये संसदीय प्रणाली तो शुरू हो गई। जैसे हमारी सरकार है वो क्या संसदीय है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। ऐसे ही ब्रिटिश सरकार में क्या हुआ कि जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य जाने लगे। इस अधिनियम के तहत मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के तहत मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जिसके द्वारा 1854 से आईसीएस, जिसका नाम अभी वर्तमान में क्या है, आईएएस, और इसी अधिनियम से 1854 से आईसीएस, जिसके द्वारा 1854 में आईसीएस का निर्माण हुआ, जिसको अभी हम लोग आईएएस कहते हैं। ये पहले इसका नाम क्या था, आईसीएस। तो वो कब, 1853 के अधिनियम के तहत। कब से शुरू हुई, 1854 से। कब से, 1854 से। और इस समिति को लाया कौन, मैकाले समिति की का निर्माण हुआ, आईएएस का निर्माण हुआ और खुली स्पर्धा व योग्यता के आधार पर चयन प्रारंभ किया गया। अब इसके तहत क्या किया गया, एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई 1854 में, और जब आईसीएस जो आज आईएएस है का निर्माण हुआ, और खुली प्रतिस्पर्धा मतलब खुली सभी लोग कंपटीशन होगा, ऐसा परीक्षा होगी, और जिससे योग्यता के आधार पर लोगों को चुना जाएगा। इस अधिनियम ने बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया तथा भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका से अलग कर दिया। देखिए, इस अधिनियम ने बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग गवर्नर नियुक्त किया तथा भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका से अलग कर दिया। तथा क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका से बिल्कुल अलग कर दिया। तो आज की क्लास हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास यहीं तक होगी। आपको जहां प्रॉब्लम आए उसके लिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए। ये क्लास हमारी डेली चलेगी, जिसमें राज्य व्यवस्था, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान जो है उसके, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे हमारी फिजिक्स हो, सभी चलेंगी। और साथ ही साथ पर डे क्लास चलेगी। आप सभी का धन्यवाद।